नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे डील करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि आपके राजस्थान जुडिशरी में ये एक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सिलेबस में आपने देखा होगा कि पूरा एक्ट आपको नहीं पढ़ना है राजस्थान जुडिशरी के लिए, पढ़ना है केवल चैप्टर 17। सिलेबस में स्पेशली मेंशन है वहाँ पे केवल चैप्टर 17 आपको पढ़ना है। तो बेयर एक्ट आप लोग अपना साथ में ले लें और उसको देखें साथ में। चैप्टर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिसऑनर ऑफ चेक से और उसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कॉग्निजेंस लेगा, कितनी सज़ा है, ये सारी चीज़ें इसमें डील की गई हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका 1988 में जोड़ा गया था, जैसा कि लिख भी दिया गया है। 1988 में एक्ट नंबर 66 से जोड़ा गया था, मेंशन कर लें आप चाहें तो, जो कि 1/4/1989 में इफेक्ट में आया। 1 अप्रैल 1989 में ये इफेक्ट में आता है। 138 बात करता है कि जब कोई व्यक्ति चेक देता है, ड्रॉअर के द्वारा कोई चेक जब दिया जाता है और उसके द्वारा अगर उसके बैंक में इनसफिशिएंट अमाउंट है और इस आधार पर वो चेक बाउंस हो जाता है और उस जो पेई है उसको पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो चेक बाउंस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो चेक बाउंस होने के बाद, जिसको डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं, आम जनभाषा में इसको चेक बाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब चेक बाउंस होगा तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, कैसे क्या होगा, तो 138 उसके बारे में बताता है कि एक तो चीज़ जान लें कि चेक की लिमिट क्या है। अगर चेक को इशू किया गया है तो उसको चेक इशू करने के विद इन 3 मंथ्स आप बैंक में प्रोड्यूस करोगे। 138 में जो प्रोविज़ो दिया हुआ है, देखिएगा उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि विद इन 3 मंथ्स बैंक में प्रोड्यूस किया जाएगा चेक। फिर 3 मंथ्स के अंदर जब अगर वो वहाँ पर डिसऑनर हो रहा है, चेक का चेक बाउंस हो जा रहा है, तो उसके विद इन 30 डेज जो पेई है, वो जिसने चेक इशू किया था, ड्रॉअर जिसको कहते हैं, उसको इसका इन्फॉर्मेशन देगा कि चेक बाउंस हो गया है। और उसके 15 डेज के अंदर अगर उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा है तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर एराइज हो जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे एराइज हो जाएगा। और कॉज ऑफ एक्शन एराइज होने के बाद, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन जब एराइज हो जाता है तो उसके आपके एराइज होने के बाद 30 दिन के अंदर, ठीक है, 142 बी में आगे आप देख सकते हैं, अभी हम डील करेंगे, उसके 1 महीने के अंदर जो है वो कॉज ऑफ एक्शन एराइज होने के बाद विद इन 1 मंथ तक कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। और अगर कोई जेन्युइन ग्राउंड दे देता है वो, तो उसको लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। और 138 में जो पनिशमेंट दिया गया है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए, पहले वो देख लें। पहले ये आपका कम था, लेकिन 6 फरवरी 2003 ये भी अमेंडमेंट से बढ़ा दिया गया है। वो कितना है, 2 वर्ष तक की सज़ा या फिर चेक की दुगनी राशि जो भी हो, या फिर दोनों से उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डिसऑनर ऑफ चेक। 139 में आ जाइए, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। 139 प्रिजम्पशन की बात करता है फेवर ऑफ होल्डर के। तो उसमें ये प्रिजम्पशन किया जा रहा है कि जो व्यक्ति चेक इशू कर रहा है उसके बारे में ये प्रिजम्पशन होगा कि वो उसके द्वारा जो कोई उसका डेट है या कोई अमाउंट है, तो उसके पूरे फुल अमाउंट के लिए या उसके किसी पार्ट के डिस्चार्ज के लिए ये चेक इशू किया गया है। सेक्शन 140 पे आ जाते हैं, जो कि बात करता है डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। तो 140 केवल इतना ही कहता है कि जो चेक इशू कर रही है पार्टी, वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकती है कि साहब हमारे अकाउंट में अमाउंट नहीं था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। सीधे शब्दों में जान लें, यही कह रहा है 140 कि वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते। 141 आ जाता है ऑफेंसेस बाई कंपनीज। ठीक है, सेक्शन 141 ऑफेंसेस बाई कंपनीज की बात करता है कि अगर कंपनीज द्वारा कोई ऑफेंस हो रहे हैं तो वहाँ पे कौन लायबल होगा। तो 141 में आप देख लीजिए, वहाँ पे लायबल वो व्यक्ति होगा जो कि कंपनी का प्रभारी था उस समय। ठीक है, जो कि कंपनी का प्रभारी था, या तो उसको या फिर उसके जो कारोबार का जो बिजनेस का उस समय उसके संचालन को देख रहा है, वो व्यक्ति लायबल होगा। लेकिन वो कब लायबल नहीं होगा, प्रोविजन उसको आगे बताता है कि वो कब लायबल नहीं किया जाएगा, यदि उसकी जानकारी में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है कि विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस, कि उसकी नॉलेज में वो चीज़ नहीं है और उसने सारी डिलीजेंस बरती हो, सारी सतर्कता बरती हो, उसके बाद भी कोई ऐसी डिसऑनर ऑफ चेक की कोई घटना हो जा रही है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा। एक और उसका प्रोविजन 141 में दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को कंपनी के निदेशक के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी वित्तीय निगम के द्वारा कोई अधिकार पद अथवा नियोजन के आधार पर नामांकित किया गया है, उसको अपॉइंट किया गया है, तो वो व्यक्ति जो इस प्रकार अपॉइंट किए गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत,
उनको लायबल नहीं किया जाएगा। फिर क्लॉज 2 पे आ जाइए, 141 क्लॉज 2 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता रहा है कि अगर जो कंपनी का प्रबंधक है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, इनकी कंसेंट से और कॉनिवांस से, ठीक है, इनकी कंसेंट, मौनानुकूलता से अथवा लापरवाही से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जा रहा है यहाँ पर, तो वो लायबल होंगे, ठीक है। और स्पष्टीकरण में कंपनी और संचालक को डिफाइन किया गया है। तो कंपनी में मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और डायरेक्टर में क्या क्या आ रहा है से अभिप्रेत है उस फर्म का कोई भी भागीदार इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 142 पे आ जाइए, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कि कॉग्निजेंस कौन लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निजेंस किसके द्वारा लिया जाएगा। तो चेक बाउंस के जो भी मैटर्स हैं, कॉग्निजेंस लिया जाएगा एमएम या जेएम फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। 142 में लिखा हुआ है कि चेक के अधीन सामान्य अनुक्रम में लिखित परिवाद के सिवाय प्रसंज्ञान नहीं लेगा, कि जो रिटर्न में कंप्लेंट होगी उसी पे कॉग्निजेंस लेगा। और अभी पीछे भी मैंने बताया 138 में दिया हुआ था लास्ट में, कि जब वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो जा रहा है तो उसके 1 माह के अंदर अंदर कंप्लेंट पेश कर दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन ग्राउंड है, जेन्युइन रीजन दे देता है कंप्लेनेंट, तो कोर्ट उसको बढ़ा भी सकता है। देखिए दोस्तों, 2-3 इसमें टाइम पीरियड्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जनरल पब्लिक के उससे भी आप समझ लीजिए, और जो कि इस एक्ट की बिल्कुल कोर बात है कि चेक बाउंस एक सामान्य घटना है, हो जाती है। तो सबसे पहले चेक इशू हुआ तो उसके 3 महीने के अंदर बैंक में प्रस्तुत किया गया। अगर वहाँ पे चेक पेमेंट नहीं हो पाया तो जिस व्यक्ति को चेक बाउंस हुआ है वो 30 दिन के अंदर, जिसने चेक इशू किया है उसको वो नोटिस देगा। और उसके 15 दिन के अंदर अगर जिसने चेक इशू किया था उसको पेमेंट नहीं कर रहा है तो कॉज ऑफ एक्शन वहीं से अराइज हो जा रहा है। जब से उसने पेमेंट नहीं किया है, कॉज ऑफ एक्शन वहीं से अराइज होगा। और कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के विदिन 1 मंथ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जेन्युइन ग्राउंड दे रहे हैं आप कि साहब हम किस कारण से नहीं कर पाए, तो वहां पे समय को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक। और आगे एक और प्रोविजन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कितने दिन में इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा। तो 6 माह के अंदर जो है मैटर्स निपटा दिए जाएंगे, चेक बाउंस के जो भी मैटर्स हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, सेक्शन 143 पे आ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। तो समरली ट्रायल किए जाएंगे, ठीक है। समरी ट्रायल आपका जो सीआरपीसी में आप चैप्टर 20 में पढ़ते हैं, समरी ट्रायल के बारे में बात करता है कि समरी ट्रायल किया जाएगा। तो समरली ट्रायल किया जाएगा, लिखा भी है 262 से 65 के जो भी प्रोविजंस हैं लागू होंगे। लेकिन पनिशमेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे सीआरपीसी में आप पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 3 मंथ्स का पनिशमेंट है केवल जो है। यहाँ पे सजा दी जा सकती है 1 साल तक की सजा, या फिर 5,000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों का प्रोविज़न है। और जब 143 का प्रोविज़ो देखेंगे तो वो कहता है कि अगर कोर्ट जो विचारण कर रहा है, समरी ट्रायल विचारण करते करते लगा कि मैटर ऐसा है कि समरली ट्रायल करना ठीक नहीं है, तो वो वहाँ पर समरी ट्रायल करने के बजाय, अगर उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स कर लिए हैं, तो वो फिर से विटनेसेस को बुला सकता है और रीहियर कर सकता है, और समरी ट्रायल ना करके, जैसा कि एक्ट में प्रोवाइडेड है उस तरीके से उसका ट्रायल कर सकता है, ठीक है। और डे टू डे क्लॉज 2 में आपके दिया हुआ है 143 क्लॉज 2 में कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेंगी और अगले दिन से ज़्यादा का जो है एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। लास्ट में जो चीज़ मैंने अभी बताई कि जो भी इस तरीके के मैटर्स हैं चेक बाउंस से रिलेटेड, वो 6 माह के अंदर निपटाए जाएंगे, ठीक है। फिर 144 पे आ जाइए। इसमें 143A और 148 भी 2 सेक्शंस हैं, मैं भी लास्ट में डील करूंगा, जो कि 2018 में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं। पहले आप ये और सारे प्रोविजंस देख लीजिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठते हैं उनसे। समन की तामील की रीति, ठीक है। एक आपका सेक्शन 142A भी था जो कि वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस की बात करता है, ठीक है। कि जो तो 142 उसमें एक ऑर्डिनेंस आया हुआ था कि जो उसके पहले जो ट्रांसफर किए गए हैं केसेस उनको वैलिडेट करता है, ठीक है। और 142 में ही जो आपका मैंने एक कॉग्निजेंस बताया, एक चीज़ यहाँ पे रह गई बताना आपको, 142 क्लॉज 2 में कि जूरिसडिक्शन होगा किसका। एमएम या जेएम फर्स्ट का तो जूरिसडिक्शन है, लेकिन जूरिसडिक्शन किस एमएम और जेएम फर्स्ट का होगा। तो चेक बाउंस जब हुआ है तो 2 प्रकार के चेक होते हैं। एक तो अकाउंट पे ही चेक है कि आपने अकाउंट में लगा दिया जा करके, वो चेक अगर बाउंस होगा तो जिस ब्रांच में आपने लगाया है जा करके उसका जुरिसडिक्शन जिस भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता होगा वहां आप कंप्लेंट फाइल कर देंगे। दूसरा है अगर कि जिसमें कैश पेमेंट कर दिया जाता है कि चेक दिए, तो जो भी उनकी मेन ब्रांच होगी, सपोज दैट आपने कि थर्ड पार्टी पेमेंट जिस भी ब्रांच में हो रहा होगा, तो कॉज ऑफ एक्शन वहां राइज माना जाएगा और जुरिसडिक्शन जो है
वही लगेगा। 142 क्लॉज 2 में ये चीज़ें दी हुई हैं कि वहाँ पर वो जो ब्रांच होगी जो थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है वो जिस भी एमएम या जेएम फर्स्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही होगी वो उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं सेक्शन 144 पे आपका कि समन की तामील की रीति क्या होगी। तो समन की तामील जो है किया जाएगा किस पे सच एक्यूज्ड और विटनेस और ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज और बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन बाई स्पीड पोस्ट और बाई सच कोरियर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाई द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन जैसा अप्रूव करे बाई स्पीड पोस्ट, ठीक है, बाई सच कोरियर सर्विसेज, इनके माध्यम से पार्टीज पे समन की तामील की जाएगी। ठीक है, फिर क्लॉज 2 पे आ जाइए जो कि कहता है कि सर्विसेज में किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया पृष्ठांकन होना तात्पर्यित है कि प्राप्त किए गए समन के वितरण। वो यही बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इनकार कर देता है, समझ गया, सीपीसी में भी आप पढ़ते हैं ऐसा प्रोविजन कि अगर व्यक्ति इनकार कर देता है, लिख दिया गया कि समन लेने से इनकार किया, तो इसको मान लिया जाएगा कि समन की तामील कर दी गई है। ठीक है, 145 पे आ जाइए, एविडेंस ऑन एफिडेविट, शपथ पर साक्ष्य। इसको यूनिक रूल भी कहते हैं, पूछा गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप चाहें तो लिखने बेयर पे यूनिक रूल भी कहते हैं कि जो भी एविडेंसेस हैं वो ओथ पर लिए जाएंगे। ठीक है, शपथ पर साक्ष्य कंप्लेनेंट में बी गिवन बाय हिम ऑन एफिडेविट, एंड एफिडेविट पे सारे के सारे लिए जाएंगे। ठीक है, साक्ष्य में उनको पढ़ा जाएगा। क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि न्यायालय यदि उचित समझता है तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पत्र पर किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है एवं परीक्षण करेगा जिस व्यक्ति के द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए साक्ष्य तथ्यों के रूप में उसमें अंतर्विष्ट हैं। अगर न्यायालय उचित समझता है तो जिनके शपथ पर साक्ष्य लिए गए हैं उनमें से किसी को बुला सकता है। फिर सेक्शन 146 आ जाइए, बैंक स्लिप क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। बैंक स्लिप जो है उसके बारे में प्रिजम्पशन है, कैसा, शैल प्रिज्यूम है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 इसके बारे में प्रिजम्पशन के बारे में डील करता है, जहाँ पे आपका मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। तो मे प्रिज्यूम आपकी तथ्य की उपधारणा होती है, बहुत ही दुर्बल उपधारणा मानते हैं उसको। शैल प्रिज्यूम आपकी विधि की उपधारणा है लेकिन खंडनीय उपधारणा वो भी है, तो प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन प्राइमा फेसी जब चेक बाउंस होता है तो बैंक एक स्लिप देती है आपको कि साहब आपका चेक बाउंस हो गया है, तो वो जो चेक बाउंस की जो स्लिप होगी वो इस बात का प्रूफ होगी कि आपका चेक बाउंस हुआ है, और ये प्रिजम्पशन कैसा होगा, शैल प्रिजम्पशन होगा। ठीक है, 146। फिर 147 सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपराध कैसे होंगे इस एक्ट के अंतर्गत, अपराध शमनीय होंगे, कंपाउंडेबल होंगे। शमनीय जो कि सीआरपीसी जैसे आपके 320 में कंपाउंडेबल मतलब कि आपसी समझौते से अगर निपटाए जा सकते हैं, तो अपराधों को जो ऑफेंसेस हैं उनका आपस में सुलह समझौता किया जा सकता है। जैसे 320 में भी आपके दिए हुए हैं 1 और 2 दो प्रकार की श्रेणियां दी हुई हैं। कुछ ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस हैं जो कि न्यायालय की अनुमति से निपटाए जाते हैं, और बाकी पार्टीज अपने कंसर्न से उनको निपटा लेते हैं। फिर इसके बाद साथियों आ जाते हैं आपका एक जो अमेंडमेंट एक्ट से आया 143A और 148, ठीक है, 2 अगस्त 2018 को ये आता है। 2 सेक्शंस इसमें और जोड़े गए हैं जो कि बात करते हैं पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके सिलेबस में केवल चैप्टर 17 है ही है, तो क्वेश्चंस तो आने ही हैं यहाँ से। तो क्या कह रहा है कि अगर 138 के अधीन डिसऑनर हुआ है चेक का, 143A कह रहा है कि पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन, तो वहाँ पर जब परिवाद फाइल होगा तो परिवाद कंप्लेंट फाइल होने से अंतरिम प्रतिकर को देने के लिए कहा जाएगा। जो भी पार्टी है वो अंतरिम प्रतिकर देगी, और अंतिम प्रतिकर की रकम कितनी होगी, जो चेक बाउंस हुआ है उसकी कीमत की 20%, ठीक है, वो रकम दी जाएगी। और वो रकम कितने दिन के अंदर दी जाएगी, क्लॉज 3 कह रहा है 143A का कि 60 दिन में जमा कर दी जाएगी, और अगर जेन्युइन रीजन देता है तो 30 दिन और बढ़ा दी जाएगी कि 20% रकम आप तुरंत जमा करिए चेक बाउंस की। बाकी बातें हम बाद में आपकी सुनते रहेंगे, लेकिन एंट्रीम कंपनसेशन आप पहले जमा करिए। चेक बाउंस हुआ है, अगर मामला डिस्पोज हुआ आपके फेवर में, आप एक्विट हुए, तो उसके लिए भी आगे प्रावधान है कि अगर चेक के लेखीवाल को, ड्रॉअर को अगर एक्विट कर दिया जा रहा है 143A में अगर एक्विट हो गया है, तो जिनको दिया गया था, ठीक है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, जो आपके कंप्लेनेंट हैं, वो उनको जो है फिर से वापस करने के लिए कहा जाएगा कि आप उनको, वही टाइम पीरियड उनके लिए भी है कि 60 दिन या फिर 30 दिन। लेकिन कैसे, जब रीपेमेंट करेंगे, मान लीजिए ट्रायल चला, 2 साल लग गया ट्रायल चलने में, समय लग गया, लिखा है यहाँ पे हालांकि 6 महीना, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल बढ़ जाता है, समय हो नहीं पाती चीज़ें। तो मान लीजिए अब एक लंबे समय के बाद एक्विटल हुआ, तो मान लीजिए चेक बाउंस हुआ था 1 लाख का, 20% जमा करा लिए 20,000, तो क्या 20,000 ही देंगे वो? 20,000 नहीं देंगे। जो उस समय बैंक
रेट चल रहा होगा, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस वित्तीय वर्ष का, उस बैंक रेट के साथ वो उनको रीपे करेंगे जो, ठीक है, यही है। और इसमें 421 के अधीन, आईपीसी के अधीन जैसे जुर्माना वसूला जाता है वो सारी प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। फिर 148 है एक आपका कि जो कि पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, कि अगर अपील की गई है तो अपील में भी जो है जमा करने का प्रावधान दिया गया है कि दो सिद्धि के विरुद्ध अपील को लंबित रहते संदाय का आदेश करने की, अपील लेने की शक्ति। तो वहां पर भी कितना है, 20% वहां भी जमा करा रहा है, लेकिन किसका, जो अगर जो नीचे ट्रायल कोर्ट में जो डिसाइड हुआ है उसमें जो जुर्माना निर्धारित किया गया है उसका 20% जमा करवाया जाएगा। और यहाँ पर भी सेम प्रोविजन है, कितने दिन में, 60 दिन में, और अगर जिन समय बढ़ाने का आवश्यकता है तो 30 दिन में बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोर्ट में जमा करता है, वहाँ डायरेक्ट पार्टी को दिलवा दे रहा था, यहाँ कोर्ट में जमा करेगा, फिर कोर्ट चाहे तो पार्टी को आगे दे देगा। और अगर बाद में अपीलार्थी दोष मुक्त कर दिया जा रहा है, एक्विट हो गया अपील में अपीलार्थी, तो जिनको दिया गया था, जो न्यायालय परिवादी को आदेश दे देगा कि आप 60 दिन में फिर से जो है अपीलार्थी को जो है वो पेमेंट वापस करें, 60 दिन या फिर 30 दिन और बढ़ा सकता है। और कैसे, वही सेम चीज़ कि जो बैंक रेट होगा उस वित्तीय वर्ष का, उस बैंक रेट से आप उसको रीपे करेंगे। तो ये दोस्तों एनआई एक्ट हो गया आपका 2018, अमेंडमेंट एक्ट है इसका, ये 2 अगस्त 18 पे आया। ये दोनों सेक्शंस आप थोड़ा गौर से एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी टीम के द्वारा डील कर दिए जाएंगे आपके लिए। और आप लोगों का प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है हम सभी को, हमारी टीम के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहता जाए। तो अगर लेक्चर्स हमारे पसंद आए, आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और कहनी है कि व्यूज़ आप सभी के बहुत आते हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, और अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप लोग लाइक करें, और अगर कोई चीज़ कमी लग रही है हमारी ओर से तो वो भी कमेंट के जरिए आप सभी हमें बताएं। धन्यवाद।